ठीक है, तो दिस इज पार्ट 2। एक एक करके हम लोग अब फिर से क्वेश्चंस जो है वो आगे चल के प्रोसीड करते हैं. So, guys, if you have any problem, then please do mention in comment section. And if you are new here, then don't forget to subscribe the channel and like this video and share it with your friends. चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से. Now, what is the finite population multiplier expected to be approximately equal to? So, इसका जो करेक्ट आंसर है ना हमारा, it's question number 429 है ना. And okay, its correct answer is, what is the finite population multiplier? अरे एक मिनट. हाँ, what is the finite population multiplier expected to be approximately equal to? Its n should be greater than or equal to 20n. ठीक है, right? तो फैक्टर होता क्या है बेसिकली? Factor is used to correct standard error of the mean for studying a population of finite size that is small in relation to the size of the sample. Okay, now next question क्या है? Which of the following are necessary condition for applying Poisson distribution? He is the मतलब जिन्होंने Poisson distribution का concept लाया है in the field of managerial decision making. ठीक है, so यहाँ पे correct answer क्या है? It's option number C. तो किस केस में आप what are the necessary conditions जो कि आपको decision making में help करता है Poisson distribution लगाना, जब when each occurrence of an event is independent of the occurrence of other event. ठीक है, then the probability of an occurrence is the same for any two interval of equal length. The next is, in each interval occurrence can range from 0 to infinity. ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स जो है वो होंगे. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिकल इनोवेशंस आर. तो सबसे पहले तो आप रेडिकल इनोवेशन क्या होता है वो समझो. रेडिकल इनोवेशन इज समथिंग जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है. मतलब इतना बेटर होता है ना कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है वो उसको कंप्लीट रिप्लेस कर देता है, न्यू सिस्टम आ जाता है. तो इनमें से ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो सूट कर रहे हैं? सो पर्सनल कंप्यूटर इज द वन, राइट. फ्रोजन योगर्ट नहीं चलता क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेश योगर्ट भी यूज करा जाता है, ऐसा नहीं कि उस मार्केट को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया. डिस्पोजेबल डायपर्स आर द वंस, राइट, जिसने मार्केट को कंप्लीटली लाइक डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि एसिड डायपर के तो केस में कोई मार्केट था ही नहीं. देन ओवरनाइट मेल डिलीवरी, ऑब्वियसली रातों रात एक ही दिन में 12 घंटे में आपके घर डिलीवर कर जाना. ठीक है, एंड माइक्रोवेव पॉपकॉर्न नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्वियसली आज भी लोग कुकर में पॉपकॉर्न बनाते हैं, राइट. उनको ज्यादा सस्ते पड़ते हैं, राइट. माइक्रोवेव का 3 गुना महंगा आता है ना. तो these are radical innovation: personal computer, disposable diapers and overnight meal delivery. I hope कि clear है, right? Now next देखते हैं क्वेश्चन क्या है. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कई बार इससे पूछा जाता है, एक बार नहीं 1000 बार इससे, मतलब 1000 बार में ज़्यादा बोली, 2-3 बार इससे क्वेश्चन आया होगा. विच इज रिगार्डिंग प्रोडक्ट हायरार्की. ठीक है, तो प्रोडक्ट हायरार्की स्ट्रेचेस फ्रॉम बेसिक नीड्स टू पर्टिकुलर आइटम इन सम सीक्वेंस. आपको एक करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है इधर. तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स सी करेक्ट सीक्वेंस क्या है. हायरार्की ही पढ़ लेते, राइट. चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. लाइक डी इज नीड फैमिली, देन आएगा आपका प्रोडक्ट फैमिली. ठीक है, देन सी इज प्रोडक्ट क्लास, राइट. देन आएगा प्रोडक्ट लाइन एंड देन आएगा प्रोडक्ट टाइप. अब इसको आप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल समझो. ठीक है, प्रोडक्ट नीड मतलब मेरी नीड है, मुझे ट्रैवल करना है. ठीक है, दिस इज द नीड, राइट. अब प्रोडक्ट फैमिली क्या होगा, मतलब वो ट्रैवल में कैसे कर पाऊंगी. व्हाट आर द प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअल में गोइंग टू सेटिस्फाई माई दैट ट्रैवल नीड. वो क्या है, रोड के थ्रू ट्रैवल कर सकती हूँ, पानी के थ्रू ट्रैवल कर सकती हूँ, रेलवे के थ्रू ट्रैवल कर सकती हूँ, हवा के थ्रू ट्रैवल कर सकती हूँ, राइट, है ना. देन प्रोडक्ट क्लास क्या है कि ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने रोडवे जो है वो सेलेक्ट किया तो उसमें भी वी हैव अलग अलग ऑप्शंस. कार है, बाइक है, बाइसिकल्स हैं, राइट. देन प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, अब मैंने मान लेते हैं मैंने कार सेलेक्ट किया, उसमें मैंने SUVs को सेलेक्ट किया, तो दिस इज द प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, देन प्रोडक्ट टाइप. अब SUV में भी कई सारी आजकल SUV आने लगी, मिड साइज, फुल साइज, लग्जरी SUVs, राइट. देन प्रोडक्ट आइटम. प्रोडक्ट आइटम ठीक है, SUV मतलब, लेकिन स्पेसिफिकली कौन सी. आई वॉन्ट फॉर्च्यूनर. ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज प्रोडक्ट आइटम. आई होप कि प्रोडक्ट हायरार्की क्लियर है क्योंकि इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसको रट लो, राइट, क्योंकि आप भूल जाओगे. इनका जो हायरार्की है ना, मतलब जो स्टेप्स हैं, बेसिकली लेवल्स हैं, वो लेवल का नाम जो है ना वो आपको रटने पड़ेंगे कहीं ना कहीं. ठीक है, प्रोडक्ट नीड, प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट टाइप एंड प्रोडक्ट आइटम. ठीक है, मेक श्योर कि आप इसको कर लो. ठीक है, क्या पता अगली बार एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कुछ भी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द टास्क इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म बाय सेल्स मैनेजमेंट। तो आपकी जो सेल्स मैनेजमेंट की टीम होती है वो कौन सा टास्क नहीं परफॉर्म करेगी ये बताना है आपको, राइट। तो सबसे पहला है डिजाइनिंग सेल्स स्ट्रैटेजी, ये तो आप करोगे, राइट। मान लेते हैं आई एम अ सेल्स पर्सन, तो मुझे एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाएगा ना, राइट, कि हाँ तुम इस पर्टिकुलर सिटी के इस पर्टिकुलर एरिया में जो है सेल करोगी, आप उसके बाहर नहीं जा सकती क्योंकि दूसरा एरिया किसी और सेल्स पर्सन का होगा, ठीक है। तो ये तो सही है। फिर डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट, नहीं, ये क्या सेल्स मैनेजमेंट टीम का काम होता है, नहीं, प्राइसिंग जो है वो दूसरी टीम का काम होगा, ठीक है। देन फॉर्मुलेटिंग सेल्स पॉलिसीज, यस। देन सेलेक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, राइट, वही जैसे मैंने बोला मैं एक सेल्स पर्सन हूँ तो वही सेल्स फोर्स का सिलेक्शन रिक्रूटमेंट इन्हीं का काम होता है। आई होप कि क्लियर है कि करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो मैंने क्रॉस कर दिया है, राइट, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है जो कि सेल्स मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं करता है, हमसे वही पूछा जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन बहुत ज़्यादा लाइक इन पॉपुलर डिमांड क्वेश्चन जो है वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, गेस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको मैच कराना है, राइट। अगर आप मैच कराओगे ना इधर तो आपको लाइक करेक्ट आंसर मिलेगा विच इज हियर इज व्हाट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट बताता है। 2 क्या बताता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। 3 क्या बताता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 9 क्या बताता, सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। 9 क्या बताता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, राइट। बट सिर्फ यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो है नहीं, दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रटने हैं, ठीक है, रटने हैं लिटरली। अगर आप ये रट लोगे तो हर ऑल्टरनेट ईयर में आएंगे स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो आपका कम से कम 1 नंबर तो ऐसे क्रैक होगा, बट रटना पड़ेगा, ठीक है। अब वो आप कैसे करो, उल्टे लटक के करो, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, बट यू हैव टू। काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ रटाफिकेशन में चली जाती है, ठीक है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, ठीक है, बट कोई भी तरीका यूज़ करो, बट जस्ट मेक श्योर कि आप इनको रटो। एक काम करो, रोज़ 5-5 उठा लो ना, एक दिन में तो सारा नहीं हो पाएगा, रोज़ 5-5 स्टैंडर्ड उठा लो, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। In case of agency problem, the action of manager are likely to be directed towards the goal of, सबसे पहले agency समझो। agency is like something like जब आप क्या कर रहे हो, मान लेते आपने एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, प्रिंसिपल ने क्या किया, अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उन्होंने एजेंट को उसकी जिम्मेदारी दे दी, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में जब कुछ गड़बड़ होती है तो लाइक दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है उसको आप एजेंसी प्रॉब्लम बोलते हो, ठीक है। So the action of managers are likely to be directed towards the goal of its survival and self-sufficiency, ठीक है, राइट। एजेंसी प्रॉब्लम के केस में क्या करना है, मैनेजर को ये मेक श्योर करना है कि मतलब वो सर्वाइव करें, सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, राइट। सो प्रॉब्लम हो सकती है एंड वो प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हो सकता है, स्टॉक होल्डर मैनेजमेंट के बीच में, स्टॉक होल्डर क्रेडिटर के बीच में, स्टॉक होल्डर अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में, ठीक है, राइट। नाउ इफ़ यू वांट आप इनको डिटेल में भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने बोला नोट्स तो यहाँ पे लिखे ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, द होलिस्टिक इंटीग्रेटेड एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, डेवलपिंग, मैनेजिंग एंड कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज इज नोन एज इट्स टैलेंट मैनेजमेंट, जो है वो इधर करेक्ट आंसर होगा। देखो टैलेंट मैनेजमेंट इज समथिंग, यहाँ पे ये बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज को आप रिक्रूट करके ला रहे हो, इफ दे आर गुड तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, ठीक है, क्योंकि वो टैलेंटेड लोग ही होते हैं एट द एंड जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को और प्रोडक्टिव बनाते हैं, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो टैलेंट मैनेजमेंट इज हाउ एम्प्लॉयज रिक्रूट एंड डेवलप अ वर्क फोर्स that is as productive as possible and likely to stay with their organization long term. I hope कि clear है, right? आगे देखते हैं। Next है, a transportation problem with M origin and N destination becomes a transshipment problem with, okay, its correct answer is what? It's option number A, जब आपका source M plus N हो जाता है and destination भी M plus N हो जाती है। अब इसको मतलब समझो, ये तो practical हो गया M plus N, right? इसका समझना ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम क्या होता है। देखो मान लेते हैं एक डेस्टिनेशन एक सोर्स है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उनको कोई भी माल पहुंचा रहे हो तो वो तो सही है। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, जब बीच में एक मेडिएटर इंटरमीडिएट आ जाता है, मतलब मैंने क्या किया, डेस्टिनेशन से किसी और आदमी को माल दिया एंड उसने मेन सोर्स एरिया में पहुंचाया, दैट इज ट्रांसशिपमेंट, जब बीच में एक इंटरमीडिएट आ जाता है। इज इट क्लियर, ठीक है।
तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है, राइट। एंड यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है ना, m+n जो है आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों होगा, तो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये कुछ अलग नहीं। आई होप कि ट्रांसशिपमेंट एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको क्लियर हूँ। नाउ यू कैन पॉज एंड रीड दिस होल थिंग, ठीक है। ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, सोल्यूशन लिखा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल तो पूछा नहीं जाता है कभी, तो वो ऐसे जो ये क्वेश्चंस मतलब ये जो लाइक थ्योरी है वो उसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड इट्स वेरी इजी, आप देख सकते हो पहला ही पॉइंट में आपको आंसर मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ नोवेल आइडिया। क्रिएटिविटी होगी तभी तो आइडिया निकल के आएगा, तो क्रिएटिव प्रोसेस का एक राइट सीक्वेंस जो है वो क्या होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मैं इवन अभी एक्सप्लेन भी करूंगी आगे। सबसे पहला आता है आपका प्रिपरेशन, फिर आएगा आपका इंक्यूबेशन, देन आएगा आपका इंसाइट, देन आएगा आपका इवैल्यूएशन एंड देन आएगा आपका एलैबोरेशन, ठीक है। लेट्स स्टडी इन डिटेल क्रिएटिव प्रोसेस। सबसे पहला है प्रिपरेशन स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप फाइनली जो है मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, आइडिया जनरेट करते हो, ठीक है। मटेरियल गैदर करा, रिसर्च करा, इंटरेस्टिंग आइडियाज जो है वो निकल के आ रही है, प्रॉपर ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, राइट। थॉट प्रोसेस पूरा इन्वॉल्व है ना। द नेक्स्ट इज व्हाट, इंक्यूबेशन स्टेज। ये स्टेज क्या होता है, जहाँ पे आप अपने आइडिया के बारे में सोचते हो एक्टिवली, ठीक है, राइट। एंड लाइक यहाँ पे है कि आप अपने आइडिया के बारे में जितना और ज़्यादा सोच सकते हो, उसके बारे में और ज़्यादा जितनी रिसर्च कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो, दैट इज इंक्यूबेशन, अपने आइडिया पे और ज़्यादा वर्क करना। इल्यूमिनेशन स्टेज क्या होता है, इसको आप इनसाइट स्टेज भी बोलते हो। दिस इज समथिंग जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो आपका मतलब जो आपके क्वेश्चन है उनका बेसिकली आंसर आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। इल्यूमिनेशन इज लाइक जहाँ पे आपकी दिमाग की बत्ती जल गई, ठीक है, नए कनेक्शंस फॉर्मुलेट हो गए, राइट। जो भी मटेरियल आपने गैदर किया, जो भी आइडिया आया था, उससे आपने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया फाइनली। देन इवैल्यूएशन स्टेजेस, अब यहाँ पे जो आइडिया आपका था एंड जो बाकी ऑल्टरनेटिव्स और अवेलेबल थे, आप उनको वेट कर रहे हो, ठीक है। वेटेज उनका सबका देख रहे हो कि हाँ योर आइडिया इज बेटर और नॉट। देन वेरिफिकेशन स्टेजेस, फाइनली आप ये देख रहे हो कि क्या जो आपका आइडिया था उससे आपने क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाया या नहीं बनाया, एट देन उसने आपको कुछ एडिशनल में कुछ दिया या नहीं दिया, ठीक है। दैट इज वेरिफिकेशन स्टेज। आई होप कि ये क्रिएटिव प्रोसेस की तीनों सारी स्टेजेस पांचों के पांचों क्लियर होंगी, राइट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट आपको बताना है करेक्ट है या नहीं। एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय में बी हाईली डिसएंगेज्ड, रॉन्ग। ऑब्वियसली एम्प्लॉय तभी सेटिस्फाइड हो सकता है जब वो अपने काम में बहुत ज्यादा एंगेज्ड हो, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इज इट क्लियर, राइट। Then it is possible to feel engaged by the organization and not the job. Yes, it's possible कि आप organization से जो है engaged हो, organization की तरफ engaged हो, लेकिन अपने काम की तरफ नहीं, ठीक है। I hope कि clear है everyone, right? Now, again easy question. The salient features of zero-based budgeting. ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। द जीरो बेस्ड बजटिंग इज द कंसेप्ट जहाँ पे जो पुराना डेटा मटेरियल जो भी है, फिर जो पुराने बजट्स आपने फॉर्मुलेट किए थे, जिस भी बेसिस पे किए थे, पुराने जो खर्चे आ रहे हैं उन सबको भूल जाओ। यहाँ पे बजट हम एकदम नए तरीके से फ्रेश स्टार्ट से जो है प्रिपेयर करेंगे। नया इन्फॉर्मेशन गैदर करो, ठीक है, एंड उनके बेसिस पे डिसाइड करो कि हाँ आपके कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट पे, एंड उसके हिसाब से आप अपना फाइनल बजट प्रिपेयर करोगे विद कम्प्लीटली, ये कंप्लीट न्यू अप्रोच है, ठीक है। पुराना उसमें डेटा एक भी नहीं यूज होने वाला है। तो इसमें से फीचर्स क्या है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहला ये एक डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच है, यस। यहाँ पे डिसीजन यूनिट जो है वो उसको आप अलग अलग डिसीजन पैकेजेस में लाइक डिवाइड कर देते हो और उसको रैंक करते हो उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली। देन टॉप मैनेजमेंट से हर एक डिसीजन यूनिट का जो मैनेजर होता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। दिस इज एन अकाउंटिंग ओरिएंटेड अप्रोच, नहीं डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच, ऊपर लिखा है ना अकाउंटिंग ओरिएंटेड नहीं। एंड टॉप मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाई अ पर्टिकुलर अमाउंट शुड बी स्पेंड ऑन पर्टिकुलर डिसीजन यूनिट, नहीं। यहाँ पे पता है क्या होता है, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनके अपने अपने हेड होंगे, उतने अपने अपने मैनेजर्स होंगे, तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, हमारे डिपार्टमेंट का क्या बजट होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड तो ग्राउंड लेवल पे वो है उस डिपार्टमेंट के साथ, ना कि जो टॉप पे बैठा हुआ है, राइट। तो जितने भी आपके डिसीजन यूनिट्स हैं उनका डिसीजन उन्हीं के लोग लेंगे, दिस इज समथिंग, ठीक है। तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि क्लियर है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से है, ओबी का पार्ट है। सबसे पहले ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज अ कांसेप्ट व्हाट, दो लोग आपस में एक दूसरे से
इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन एनालिसिस। मैंने आपको हाई बोला, बदले में आपने मुझे हेलो बोला, दैट इज ट्रांजैक्शन एनालिसिस। तो ये हमें बताता है कि सर्टेन पीपल जो है, सर्टेन मतलब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किन वेज में बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो पहला तो करेक्ट है, द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मॉडल इज एन इफेक्टिव टूल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव इन सर्टेन वेज। बट सेकंड इज रॉन्ग, क्योंकि ट्रांजैक्शन एनालिसिस हेल्प इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। देखो अगर मुझे पता है सामने वाला कैसे बिहेव कर, सामने वाला बहुत नकचड़ा टाइप का है, राइट, तो मैं उस जितना मक्खन लगा के जितना प्यार से हो सकेगा उतना प्यार से बातें निकलवाऊंगी, या मतलब काम निकलवाऊंगी या नहीं निकलवाऊंगी, निकलवाऊंगी ना। तो उससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव ही तो होगा। आप सामने वाले के बिहेवियर को जान जाओ तो वो तो अच्छी चीज़ है ना, कम्युनिकेशन ही तो बेटर होगा। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है दैट यू कैन नॉट, इट कैन नॉट बी यूज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, बट इट कैन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट 2 इज फॉल्स। आई होप के क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, which phrase best completes the statement below? Now, one of the key tasks of a marketer is to differentiate their product from those of competitors, ठीक है, अपने product को competitors से अलग दिखाना, and to create a perception among consumers that the product is worth purchasing, ठीक है, right? आई होप ये क्लियर है ना। बाकी आप देख सकते हो, बाकी लाइक फिट नहीं बैठेगा, फिट आपका यही बैठेगा। ये तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अगेन इजी क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस स्ट्रेसेस दैट देयर आर नो यूनिवर्सल रूल्स फॉर मैनेजर्स टू फॉलो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द जॉब। मतलब दिस इज कंटिजेंसी। देखो कंटिजेंसी अप्रोच मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, एंड उसमें ये बोला गया था कि कोई भी एक ऐसा आइडल अप्रोच नहीं होता जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो सकता है। तो यहाँ पे भी तो वही वैसी ही बात करी जा रही, दैट देयर इज नो यूनिवर्सल रूल फॉर मैनेजर टू फॉलो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द जॉब, राइट। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक मैनेजर डिफरेंट होता है, तो उसका डील करने का तरीका भी बिट डिफरेंट ही होगा, ठीक है। आई होप यू गेट इट, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट, it is believed that employees' attitude influence their perception of work, but the employees' experience at work may also modify or shape their attitude. कि हमारे attitude से हमारे काम करने पे फर्क पड़ता है, तो हमारे काम का जो एक्सपीरियंस है उससे भी तो हमारे एटीट्यूड में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों तरफ से बात एकदम बढ़िया है, राइट। तो दिस इज इंट्रैक्शनल अप्रोच, ठीक है। दोनों का इंपॉर्टेंस है, एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एट वर्क दोनों ही आपस में रिलेटेड है। तो दिस इज इंट्रैक्शनल अप्रोच। आई होप कि क्लियर है, राइट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजर, ठीक है। इट्स कॉग्निटिव स्टाइल, नो। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, क्रिएटिव प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल ब्लॉक्स, okay, this is correct, divergent thinking, क्योंकि creative problem solving, this is correct, activity balance is wrong, ठीक है। so B and C जो है वो हमारे दोनों आंसर होंगे, so your correct answer is option number C, okay। okay, next देखते हैं। now the term flexible manufacturing technology या फिर lean production covers a range of manufacturing technologies designed to, सबसे पहले समझो lean production होता क्या। lean production is जहाँ पे zero waste हो, कोई वेस्ट नहीं हो, और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज समथिंग जो कि चेंज अडेप्ट कर सके, ठीक है, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इधर जो आपका करेक्ट आंसर है वो हमारा इधर क्या होगा, ओके, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मतलब BCD। क्या लिखा हुआ है, बिकम कंप्लाइंट विद गवर्नमेंट रेगुलेशन, नहीं भाई, ये तो फ्लेक्सिबल है ना। रिड्यूस सेटअप टाइम फॉर कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, करेक्ट। इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल मशीन्स थ्रू बेटर शेड्यूलिंग, improve quality control in all stages of manufacturing process, ठीक है। तो ये हमारे तीन जो है वो इधर करेक्ट आंसर होगा, राइट। ओके, ना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ओके, मैच द फॉलोइंग, मैं सीधा ना इनको मैच करा देती हूँ, फिर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, इराटिक लेवल्स ऑफ कस्टमर सर्विस क्या होता है, जब आपके पास इन्वेंट्री या तो बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, ये इराटिक लेवल्स। Then no vision of future demand and its impact on production. Its production lack confidence in marketing department's forecast, ठीक है, जहाँ पे आप बिल्कुल भी फोरकास्ट ही नहीं कर पा रहे कि फ्यूचर की डिमांड एग्जैक्टली है क्या, उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई फिगर्स नहीं है, ठीक है। Then too many change overs in production, मतलब अलग अलग, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई भी अग्रीमेंट है ही नहीं,
कस्टमर सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग डिमांड. टू मैनी स्टॉक आउट्स, बार बार स्टॉक आउट हो रहा है, मतलब क्या पता इन्वेंट्री गलत जगह हो, गलत टाइम पे. ठीक है, राइट. दीज आर द पॉइंट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल जॉब डिमांड्स collected in job analysis falls in which one of the following? Okay, इसका correct answer is what? Information regarding personal job demands. ठीक है, right? And collected in job demands collected in job analysis fall under which stages? Okay, it's what? It's work oriented activities. ठीक है, कहाँ गया? Okay. राइट. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो पर्सनल की जॉब डिमांड है, पर्सनल जॉब डिमांड कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस, वर्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज जो है वो द करेक्ट आंसर होगा. नाउ एंटरप्रेन्योर्स हु आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिफ्यूजल टू अडॉप्ट अपॉर्चुनिटी एंड मेक चेंजेस, मतलब जो अपने पुराने धर्रे के साथ चल रहे हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि अपने तौर तरीके चेंज नहीं करना चाहते. ठीक है, जो पुराने चल रहा है वही चल रहा है, नए मेथड बिल्कुल रिफ्यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम. तो दीज आर ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे क्या है? Once a company has appointed dealer, the main element of dealer motivation then are. आपने डीलर अपॉइंट कर दिया, अब डीलर को मोटिवेट कैसे करोगे? तो टेरिटरी ऑफ ऑपरेशन नहीं, उससे गेट मोटिवेट. ट्रेड डिस्काउंट दो, स्पेशल इंसेंटिव दो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखो. बी सी डी जो है वो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट. आप आराम से टिक कर सकते हो, है ना. इस टाइप के आप देख रहे हो, मतलब जहाँ पे ढेर सारे इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत पूछने लगे हैं, बहुत. मतलब ये वाला पेपर, लास्ट वाला पेपर, लास्ट टू लास्ट वाला पेपर ऐसे ही थे. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि आपके सामने इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं. बी रेडी. ओके, now which of the following denote the correct set of unrecognized form of organizational justice? Okay, its correct answer is what? Recognized form of organizational justice. So the correct answer is हमारा shareholder justice and collateral justice. ठीक है, these are the various types of justice: distributive, procedural, interpersonal, informational justice. Just read it. ठीक है, राइट. एंड गाइस इसी के साथ हम ये वाला सेशन भी एंड करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय.